फ्रेंड्स, मैं जीएस भाई विपिन चौधरी आप सभी के बीच। जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था टीपू सुल्तान और हैदर अली। उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे शासन करने के लिए मतलब जो कि युद्ध करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि पूरे दक्षिण भारत के अंदर ये इस तरह से स्थिति है। दक्षिण भारत में ये जो पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कर्नाटक, और एक जगह पड़ती है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम के नाम से एक जगह पड़ती है श्रीरंगपट्टनम, जिसने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी में ये जगह पड़ती है मैसूर। कौन सी जगह पड़ती है? मैसूर। मैसूर की जो राजधानी है, तो जो मैसूर का जो शासक था वो कौन था? हैदर अली था। कौन था? हैदर अली। हैदर अली ने अपनी शासन स्थापित की। ये एक सेना का सेनापति था, ये एक राजा बना। कहाँ बना? यहाँ का राजा। इन्हें मैसूर राज्य को अच्छी तरह से अधिपतित किया था, और इस हैदर अली पर जो ये राजा था इस पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने। किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों में उस समय कौन था? 1772 की बात करूं, 1766, 1780 और 1781 में जो आक्रमण किए गए थे, जो आक्रमण हुए, वो आक्रमण जो करे वो सिर्फ किसने करे? अंग्रेजों ने आक्रमण किए। और अंग्रेजों के आक्रमण में अंग्रेजों से युद्ध हुआ। अंग्रेजों से युद्ध हुआ। ये हैदर अली था। अब हैदर अली मरा और इसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। जब ये बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा, युद्ध जारी रहा। क्या रहा? जारी रहा। 1781 के युद्ध के बाद शांति समझौता हुआ। क्या हुआ बेटे? शांति समझौता। दोबारा से समझेंगे। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मैसूर। मैसूर का जो शासक था वो हैदर अली था। हैदर अली एक राजा के राज में सेनापति था। अपनी दबंगई के कारण उसने पूरे राज्य को आधिपत्य किया। और उस समय दक्षिण भारत में आता है कर्नाटक। उस समय पूरे उत्तर भारत में देखें तो दक्षिण तक, बल्कि उत्तर भारत में तो मैक्सिमम अंग्रेजों का राज्य था। किसका राज्य था? अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों ने यहाँ आकर इस पर आक्रमण करना शुरू किया, और कभी हैदराबाद के निजाम से मिलकर इसके साथ आक्रमण किया। परंतु टीपू सुल्तान बहुत महत्वपूर्ण शासक था और बड़ा महत्वाकांक्षी था और बहुत चतुर, चालाक और होशियार और मर्द शासक था। उसके बाद फिर कौन आया? हैदर अली। हैदर अली ने भी युद्ध जारी किया। इनके बीच में ये प्रमुख युद्ध हुए जो मैं कल आपको बता चुका। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के बहुत अधिक शत्रु थे। क्यों शत्रु थे? कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर काबू कर लिया था। वो दक्षिण भारत के अंदर सिर्फ टीपू सुल्तान के लिए शत्रु थे कि वो कर्नाटक में पर हाथ नहीं रखने दे रहा था। जब भी युद्ध होता था, भयंकर युद्ध होता था, और टीपू सुल्तान ने उसका बड़ा करारा जवाब देता था। अंग्रेज चाहते थे कि इतना महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी शासक हमारा सामना क्यों कर रहा है, ताकि हम दक्षिण भारत पर अपना पूरा शासन नहीं जमा पा रहे। अब बात आती है यहाँ से आगे चलने की, टीपू सुल्तान के आगे। यदि हम बात करें आगे की, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री को इंटीग्रेटेड पढ़ के याद किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 1799 के अंदर 1799 के अंदर युद्ध भड़क उठा। 1792 में टीपू की पराजय हुई। 1789 के अंदर 789 के अंदर फिर टीपू व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। टीपू व अंग्रेजों के बीच, आप अपनी भाषा में इसे बिल्कुल नोट डाउन करते रहें। अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1789 के अंदर, और इसमें बड़ा करारा जवाब मिला। इसमें अंग्रेजों और उसके सहयोगियों का साथ दिया गया। 1789 में जब युद्ध हुआ, ये 1792 तक चला। 1792 में टीपू बेचारा पराजित हो गया। उसका पराजय होने का कारण है टीपू पराजय। तो टीपू पराजित हुआ, उसका कारण यह था कि सहयोग संधि के आधार पर आसपास के जो निजाम नवाब थे उनसे संधि कर इसे अपदस्थ कर दिया, मतलब कि टीपू को पराजित कर दिया। श्रीरंगपट्टनम में हुई संधि के टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों उसके सहयोग को दे दिया। 330,30,000 रुपए का, 330 लाख रुपए हर्जाना दिया। विशेष करके यहाँ तक, अब ये टीपू सुल्तान का यहाँ तक भी थी। बेटा मैं आगे की बात करता हूँ, उसे जरा विशेष करके काम करें। हमारा एक विशेष अनन्य क्या होता है कि श्रीरंगपट्टनम जो थी, इसकी राजधानी थी मैसूर की। श्रीरंगपट्टनम का आधा राज्य, देखो इसी युद्ध के बाद में 1792 में श्रीरंगपट्टनम जो है इसकी राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम
का आधा राज्य दिया, आधा राज्य, और 3,30,00,000 रुपए हट जाने के दिए। क्या दिए? हट जाने के, कि जो युद्ध में खर्चा होगा। क्लियर बात है? इसका मतलब है श्रीरंगपट्टनम का आधा राज्य कैसे वो दे दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। 1794 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र हैं जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी आपने हेडिंग जो गिरवाया था, दो चीज हेडिंग गिरवाई थी, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दोनों भारत के बड़े महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल होते थे। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, और फिर जो आता है लॉर्ड डलहौजी। ये चारों का बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा लेता है। और देखो मैं आगे की बात आपको करता हूं। फिर इसमें क्या हुआ, विशेषकर जो काम किया गया, इसमें एक मैसेज किया गया जो असिंक्त यहां से देखा जाता है। 1789 वारेन हेस्टिंग्स में 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने, कौन से ने बेटा? वारेन हेस्टिंग्स ने जीपीओ की स्थापना की, मतलब कि जनरल पोस्ट ऑफिस। तो ये जो पोस्ट ऑफिस हैं, जो पोस्ट किए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस की जो स्थापना की थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। उसके बाद में कब की थी? 1774 में एशियाटिक सोसाइटी की ऑफ बंगाल। अब देखिएगा पूरा एशिया, हमारा जो भारत है वो एशिया है, शार्क का दक्षिण एशियाई देश है। विलियम जोन्स ने 1784 में, जो विलियम जोन्स ने 1784 में, विलियम जोन्स हैं उन्होंने 1784 में विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक ऑफ बंगाल की स्थापना की, है ना। एशियाटिक बंगाल ऑफिसर सवाल पूछ लिया जाता है 1784 के अंदर। अब मैं बताऊंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल है जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहा, जिसकी भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उसकी समाधि स्थित है। इसे भी नोट डाउन कर लो, नोट कर कर। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप आगे पढ़ेंगे तो, हालांकि मैं भी बता दे रहा हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि कहाँ स्थित है? उत्तर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्लियर है? अब आगे की बात करें हम, यहां से देखो किस किस तरह से यहाँ की स्थिति बनती है और किस किस तरह से हम यहाँ से निकालते हैं, और उन चीजों को यहाँ से विशेष करके उसका वर्ण बनते हैं। आगे हमने बहुत सारी चीजों का निरूपण किया है। लॉर्ड वेलेजली आता है। लॉर्ड वेलेजली 1796 में, आपने ये मैंने नोट करके दिखा, आप यहाँ तक पूरा इंटीग्रेटेड कीजिए। 1792 तक युद्ध जीता, 1792 तक कौन कौन का चलता रहा, इस तरह से। वारेन हेस्टिंग्स ने अलग अलग अपने शासक भेजे, सेनापति भेजे, कुल मिलाकर हैदराली को पराजित करने की कोशिश की। और लॉर्ड वेलेजली आ जाता है। लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधि करता था, हमारे छोटे छोटे प्रांतों के राज्यों से सहायक संधि करके उन्हें लूटता खसूटता था, और उन्हें अपनी कूटनीति के अनुसार पूरा भारत उसने काबू में लिया था। अब आता है लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक, मतलब कि 7 साल के शासन में ये आता है। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली हेडिंग दे देंगे, लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली
लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली कौन था? एक ऐसा शासक था भारत में सबसे बड़ा प्रसार करने वाला, और भारत में 1797 में भारतीय शक्तियों का मैसूर और मालवा पर शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 1792 में पढ़ा, 1797 तक सिर्फ दक्षिण भारत के अंदर एक जगह पड़ती है कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये मैं दक्षिण महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थे मराठा। महाराष्ट्र में कौन थे? मराठा, जिनका सर्वाधिक युद्ध मध्यकालीन भारत में मुगलों से युद्ध हुआ। किससे हुआ? मुगलों से युद्ध हुआ। ग्रोवर कहते हैं कि मुगलों के लिए सबसे ज्यादा लोहा लेने वाले दक्षिण भारत के मराठा थे, और अंग्रेजों ने सर्वाधिक दक्षिण भारत में यदि लौटा दिया तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। 1797 में 1797 और 1792 की पराजय के बाद में जब इसकी पूजा छिप चुका था, मतलब कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक इसमें ये दूसरा सबसे बड़ा वार यूनिवर्सिटी के बाद ये दूसरा सबसे अधिक ब्रिटिश भारत विस्तार करने वाला शासक रहा। ठीक, विस्तार करने वाला शासक रहा। अब बहुत सारी चीजों को माना जाता है विस्तार करने वाला शासक रहा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताना 1797 तक क्यों रहा में तक मराठा वे और कौन थे? मैसूर राज्य। मराठा महाराजा वे मैसूर राज्य। मैसूर राज्य के संस्थापक मैं आपको बता रहा बेटा कौन थे? टीपू और हैदर। मैसूर राज्य की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो बेटा अब लॉर्ड वेलेजली ने सोचा कुछ रहा ही नहीं, इसका मतलब सफाया कर दिया था। अब कारण आता है अगला, एक और चीज है। लॉर्ड वेलेजली ने एक काम का अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने वेलेजली 3 उपायों के साथ सहायक संधि, खुला युद्ध और पहले से दिन किए हुए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, है कि नहीं। अब इसने जो लॉर्ड वेलेजली था, इस लॉर्ड वेलेजली ने, अब मैं इसे मिटाना चाहूंगा और लॉर्ड वेलेजली को आपको ढंग से समझाऊंगा। बेटा प्रत्येक गवर्नर जनरल की आपको ये आगे किसने ब्रिटिश जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और इनके जो वो थे प्रमुख ब्रिटिशों के वो गवर्नर जनरल थे। प्रत्येक गवर्नर जनरल ऐसे काम करता था जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री कार्य करता है, उसी तरह से प्रत्येक गवर्नर जनरल की अकबर गाथा आपको बताता हूं जब भारत पर राज किया। देखो बेटे, अब यहाँ 1798 तक मैं आपको पढ़ाया। अब विशेष करेंगे लॉर्ड वेलेजली के बारे में। अभी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि दूसरा सबसे ज्यादा 1798 से लेकर और 1805 तक जो है, क्लियर, इनमें इसने क्या काम किया? 3 नीतियां अपनाई। 3 नीति कौन सी नीति अपनाई थी? देखो उस नीति को हम देखते हैं। पहला है सहायक संधि। कौन सी? सहायक संधि। और दूसरा है बेटा खुला युद्ध। कौन सा? खुला युद्ध, या तो सहायक संधि या फिर खुला युद्ध। और अगली जो बनाई थी, हालांकि जो विशेष करके फेमस हुई थी, और एक आई थी पहले से अधीन, लेकिन पहले अधीन शासक का राज्य हड़पना। अधीन जो शासक थे उनका याद रखो। तो 3 आई, सहायक संधि, खुला युद्ध, अधीन शासकों का राज्य हड़पना। क्लियर? अब विशेष करके अंग्रेजों की सहायक संधि प्रथा नीति के अनुसार किसी सहयोगी अधिकार राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना और राज्य में देखनी पड़ती थी। रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था।
प्रथा नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना और अपने राज्य में रखनी पड़ती थी तथा उस रखाव के लिए अनुदान मिला होता था। पहले सहायक संधि की हम बात करते हैं। कैसे सहायक? जो भी छोटे छोटे हमारे यहाँ शासक राजा थे भारत में, जो देसी राजा थे, उनसे कहते थे कि सेना का रख रखाव खर्चा तुम्हारा, सेना हमारी, लेकिन उसका रख रखाव का खर्चा आप करोगे, लेकिन बाकी आदेश हमारा चलेगा। हमारी बिना अनुमति से किसी अलग राज्य से या किसी अलग देश से आप व्यापार संधि या वार्ता नहीं करेंगे। इसे कहते हैं प्योर गुलामी। मतलब कि सेना को खर्च व अनुदान देसी राज्य करेंगे। आदेश युद्ध का अंग्रेज करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे। सहायक संधि की पहली बात, अपने यहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट भारतीय शासकों को और भारतीय शासकों को, मतलब देशी शासकों को ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा, रखना बिना किसी सहायक संधि भारतीय अंग्रेजों की स्वीकृति के यूरोप सेवा में नहीं रखेगा और जनरल से सलाह के बिना किसी दूसरे भारतीय से कोई वार्ता नहीं करेगा। है कि नहीं? किसी राजा से या यूरोपीय से कोई राजा बिना गवर्नर की स्वीकृति से बात या संधि नहीं करेगा। बात या संधि नहीं करेगा। बात भी नहीं करेगा, संधि भी नहीं करेगा, मतलब कि गुलाम बना दिया, कहीं ऐसा ना हो। और इसके बदले अंग्रेज उस शासक को दुश्मन बचा करने के लिए वचन देते थे कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का वादा करते थे। वो कहते थे कि जो बाहरी राज्य का कोई आपसे बाहरी राज्य का वचन देते थे कि हम आपकी मदद करेंगे, कि बाहरी आक्रमण से, मतलब कि अन्य राज्य के बाहरी आक्रमण है वे बाहरी आक्रमण में मदद का वचन देते थे। बेटा सारी चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता। मदद का वचन करते थे और मदद का वचन देने के बाद वो ये कहते थे कि हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देंगे, आप अपने राज्य को चलाइए। बल्कि ऐसा था नहीं, वचन देते थे और आंतरिक मामलों में नहीं देते। आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते थे। आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया। इस तरह से हम इसे याद करेंगे। पीछे से आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते थे। फिर मैं करूंगा, मैं आपको ओरल भी बता चुका, सहायक संधि का देखा, हम आपको देशी राज बनाते हैं, आप हमारी अंग्रेजा का सेना अनुदान आप ही खर्च करेंगे, बाहरी आक्रमण करेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारी सेना आपके यहाँ आएगा, हमारा एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके यहाँ रहेगा, आप हमारी बिना स्वीकृति के किसी यूरोपीय से या अन्य राज्य के राजा से बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम आपको वचन देते हैं कि आपके अंदर जितने भी आंतरिक मामले में हम आप में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। है कि नहीं? इस तरह से उन्होंने, जिसकी सेना उसी का दाव चलता था, ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ठीक है, इस तरह से वो सहायक संधि करता था। नेक्स्ट देखा जाए, आगे की यदि हम बात करें और सहायक संधि से
सुरक्षा सीमा अपनी जीविका वंचित हो गए, देश में बदहाली और गरीबी हो गई और लाखों सैनिक अधिकारी अपने पैतृक जीविका से सहायक संधि के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्यों की सेना भंग कर दी गई और यहाँ करने के लिए लॉर्ड वेल्स ने 1800 हैदराबाद के निजाम की शक्ति और सेनाओं के खर्च के लिए नगद पैसा देने की जगह निजाम ने कंपनी को अपने राज्य से एक भाग दे दिया। देखिए बेटा, आगे की बात याद करेंगे। सहायक संधि में एक और बात, जो हमारे देसी सैनिक थे उनको उनकी कदर कम हो गई, वो बेचारे वंचित हो गए, भूखमरी फैल गई। दूसरी बात है, उन सेना को भंग कर दिया गया। इसमें क्या किया, देसी सेना को भंग, देसी सेना भंग कर दी गई, देसी सेना भंग, भूखमरी फैल गई, भूखमरी फैली। ठीक है। प्रथम संधि सवाल पूछा गया था आरओपीसीएस में, प्रथम संधि सहायक संधि हैदराबाद निजाम के साथ, हैदराबाद निजाम के साथ की गई थी। इसके बाद हैदराबाद के निजाम के साथ, निजाम जो कहते हैं वो होता है सेना का मालिक, सेना का मालिक जो कहते हैं उसे निजाम कहते हैं। निजाम एक उर्दू का शब्द है, सेना का मालिक, निजामत जिसके पास होती है। हैदराबाद के निजाम से की गई थी प्रथम सहायक संधि लॉर्ड वेलेजनी ने 1798 से और सन 1800 के बीच में प्रथम सहायक संधि की गई। मेरे प्यारे बच्चों, अपने दिमाग में सोचते हो गए, इतनी बात हम ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ये एक बार से याद नहीं होती, आप नोट डाउन करते रहिए, बार बार अपने पढ़ोगे तो इस चीजें अपने दिमाग में छप जाएंगी। सहायक संधि किसने की, लॉर्ड वेलेजनी ने। कब की, 1798 से 1800 में की। प्रथम सहायक संधि किसके साथ की, हैदराबाद के निजाम के साथ। हैदराबाद एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य का शासक कौन था, निजाम था, है कि नहीं। तो निजाम ने क्या किया, सेना का खर्च नहीं उठा, सेना का खर्च निजाम से नहीं उठा, उसने अपने राज्य का एक भाग दे दिया। क्या दिया बेटा, एक भाग दे दिया। मतलब कि भाई आप मेरे राज्य में से एक भाग ले लो, मेरे पास तुम्हारा खर्चा वहन करना नहीं है। इसे कहते हैं आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, दे दिया। क्लियर। इस तरह से उनकी स्थिति बनी, शायद देसी सेना भंग कर दी गई, भूखमरी फैली, प्रथम सहायक संधि करे, सेना का खर्च निजाम से नहीं आता, उसने भी अपने राज्य को भाग दे दिया, सेना का हड़पने का दिया, सहायक संधि हुआ, खुला युद्ध हुआ, अधीन शासकों का राज्य रखना पड़ा, देसी सेना संग भूखमरी हुई, प्रथम सहायक संधि अच्छे निजाम के साथ हुई। 1758 से प्रथम सहायक संधि पाठ के बाद हुई। आगे जो पूछा जाता है, 1885 में एक संधि हुई थी, सॉरी 1800 फिर अवध के नवाब के साथ हुई थी। अवध के नवाब के साथ, जैसे बिहार बोल देते हैं, है ना। अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए बस कर दिया, बड़ी सहायक सेना के बदले नवाब को बस होकर आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रोहिलखंड का क्षेत्र गंगा यमुना का द्वाब शामिल था। मेरी बात कीजिए, सबसे पहले किसे किया, हैदराबाद। हैदराबाद के ऊपर बराबर में अवध, बिहार जिसे बोलते अवध, अवध का एक शासक था, राजा था, उसे मजबूर कर दिया, विवश कर दिया लॉर्ड वेलेजनी ने, रख हमारी सेना वरना तुम्हें बाहरी आक्रमण करेंगे, हम तेरे पर आक्रमण करेंगे। विवश कर दिया, उसका आधा राज्य हड़प लिया। किसे किया, देखो इसी तरह से लिखेंगे, में इंटीग्रेटेड करेंगे। फिर अवध के शासक को देखें, अवध शासक को सहायक संधि को विवश, सहायक संधि के लिए विवश कर दिया। क्या किया, सहायक संधि के लिए विवश किया, सहायक संधि के लिए विवश किया। अवध शासक को सहायक संधि के लिए विवश किया। फिर जब सहायक संधि के लिए विवश किया, फिर क्या बना, फिर उसने आधा राज्य हड़प लिया, जिसमें रोहिलखंड, एक जगह है रोहिलखंड, जिसमें गंगा प्लस यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगारवद राज्य हड़प लिया, जिसमें रोहिलखंड गंगा प्लस यमुना का दोआब क्षेत्र है। यहाँ से बढ़ेंगे, अवध शासक को सहायक संधि के लिए आधा राज्य हड़प लिया, जिसमें रोहिलखंड और के लिए बना दिया गया। क्लियर।
आगे करेंगे। क्या किया गया? मैसूर वेलजली मैसूर कर्नाटक सूरत के साथ कड़ाई के साथ आया, परंतु टीपू सुल्तान भी सभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या, अब बहुत सारे हैं। पेशवा को, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, है ना, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, और छोटे छोटे राज्य हैं। और जो है पेशवा बरार, है कि नहीं। हैदराबाद हो गया, हैदराबाद है ना, हैदराबाद तंजौर अवध, है ना, तंजौर है, अवध है, और अवध। मैसूर पेशवा, मैसूर है, मैसूर पेशवा, है ना, मैसूर हो गया, पेशवा हो गया, और सिंधिया हो गया, सिंधिया। इनमें सब में सहायक संधि हुई। क्या हुई? सहायक संधि के लिए हुई, राजी राजी गैर राजी। पर ऐसा सवाल पूछ ले जाता है, उस शासक का नाम बताइए उस समय जिसने सहायक संधि नहीं की। उसका नाम आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कभी भी सहायक संधि नहीं की। जब टीपू सुल्तान ने कभी सहायक संधि नहीं की तो इसीलिए वो हमें आ गया। तो खुला युद्ध करता था, खुले युद्ध के कार्य करता था, फिर अनेक शासकों को हड़पता था। देखो पहले सहायक संधि की, या फिर युद्ध करके उसे विवश किया, विवश करने के लिए फिर उस अधीन शासकों के राज्य को, अधीन शासकों का राज्य हड़पना, जो मैंने बताया था, राज्यों को हड़प लेता था। ये लॉर्ड वेलजली की तीन नीति थी। टीपू सुल्तान, सवाल पूछ ले जाता है उस शासक का नाम बताइए जिनने वेलजली, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि नहीं की। क्या की? सहायक संधि नहीं की, मतलब जो था वो अपने सहायक संधि नहीं की। टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जिनने सहायक संधि नहीं की, बहुत मतलब ग्रेट एंड ग्रेट आदमी था। इसे टीपू सुल्तान नाम जाना जाता था, ठीक है। अब आगे ब्रिटिश सेना ने टीपू पर आक्रमण किया और भीषण युद्ध के फ्रांसीसी सहायता पहुंचने के पहले ही पराजित उसे कर दिया। 1799 में इसने किया था, क्योंकि बताइए था 1799 में टीपू पर आक्रमण किया, आक्रमण कर पराजित किया। ऐसा क्यों? जब 1799 में फ्रांसीसी भारत आ चुकी थी, 1664 में उन्होंने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी कि भाई अंग्रेज मुझे परेशान कर रहे हैं, तो टीपू से वो सहायता नहीं दे सके। उससे पहले तो उसे पदस्थ कर दिया, मतलब इसे दिया नहीं, मैं कभी आप मेरी हेल्प करो, अंग्रेज मेरे पे बहुत है। क्यों? ये कारण था। सहायक संधि कर करके इन्होंने सबको अपना गुलाम बना दिया था। जब एक हमारे उत्तर प्रदेश या दिल्ली है या किसी राज्य के बराबर बराबर सब राज्यों के एक कर लिया जाए और कहने लगे चाइना की ये सब मेरे साथ है, किसे मारो, तो एक राज्य के बेचारे की क्या फीस पड़ेगी। ये हालात यहाँ रहते थे। अब उसके बाद अलग ऐसी स्थिति क्या बनती है, यह अपनी राजधानी को आधा भाग के, और ये अपना जो है निजाम के वक्त हो गया। मैसूर राज्य का शेष पुराने वाडिया राजाओं ने विशेषकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। यदि गवर्नर जनरल समझे तो राज्य का शासन। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कर्नाटक में अब ये बेचारा 1799 के बाद में, सही 1799 में ही अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम की क्या करता और रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गया। और 1799 में टीपू सुल्तान राजधानी श्रीरंगपत्तनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? वीर गति को। और फिर भैया फिर तो इससे पूछने वाली बात ही नहीं है। फिर उसके बाद तो शासक कौन बना? यही फिर शासक बन गया, शासक बन गया। आएगा समझ में? सो मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए यहाँ तक बन गया। सो आज के लिए इतना ही काफी। और आज सबके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ जिनने मेरा वीडियो देखा। और मैं आपसे बताता हूँ कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और जब मैं बोला करूँ उसे नोट डाउन जरूर करा करें। मेरा चैनल अवश्य समझ में आएगा यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे।
और आपके एग्ज़ाम में आने वाले सारे फैक्ट्स और स्टेट वाले सवाल मैंने इसमें डाले हैं। सो आज के लिए धन्यवाद। बाय।